हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू एम इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 यूनिट 7 मेमोरी की बात कर रहे हैं विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड पीवाईक्यूज। तो दिस साइड मीनाक्षी अ प्रोफेशनल एजुकेटर एंड मेरा मिशन है आपकी यूपीएससी जर्नी को इजी, अंडरस्टैंडेबल एंड इंस्पायरिंग बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस यूनिट में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? मेमोरी। मेमोरी की बात कर रहे हैं कि जी मेमोरी पढ़ेंगे। कंप्लीट यूनिट पढ़ेंगे इस वीडियो में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, और सारे जो भी आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं विद एग्जांपल्स सब कुछ कवर करेंगे इस यूनिट में हम। तो सबसे पहले व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी क्या होती है? मेमोरी इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। मतलब कि मेमोरी एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो भी नॉलेज होती है, जो भी जानकारी होती है, उसे हम एक्वायर करते हैं। मतलब एक्वायर करना मतलब एनकोड करते हैं। मतलब जो भी चीज हमने पढ़ी उसको हम इजी लैंग्वेज में दिमाग में रख रहे हैं। ठीक है। एनकोड करना मतलब अगर कोई मुश्किल लैंग्वेज भी हम पढ़ रहे हैं तो उसे अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में अपने माइंड में रखना, ताकि हमें आगे याद रहे। ठीक है। तो ये है एक्वायरिंग। नेक्स्ट स्टेज होती है स्टोरिंग। हम दिमाग में जो भी एनकोड किया होता है उसे स्टोर करके रखते हैं। एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन मतलब जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो उस इंफॉर्मेशन को हम याद करके एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है जी। तो रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन इसेंशियल फॉर लर्निंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड फंक्शनिंग इन डेली लाइफ। तो ये जो मेमोरी होती है किस किस के लिए जरूरी होती है? लर्निंग के लिए, रीजनिंग लॉजिक के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए एंड डेली लाइफ में फंक्शंस करने के लिए। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल रिकॉलिंग अ फ्रेंड्स बर्थडे और डायरेक्शन टू अ लोकेशन। तो हमें जो फ्रेंड, हमारे किसी भी फ्रेंड का बर्थडे होता है तो हमें डेट याद रहती है। तो क्यों याद रहती है? मेमोरी की वजह से। मेमोरी स्ट्रांग है तभी याद रहेगा। ठीक है। या फिर डायरेक्शन टू अ लोकेशन, किसी भी लोकेशंस की, हमें किसी भी लोकेशन की डायरेक्शंस याद रहती हैं तो ये भी मेमोरी की वजह से है। तो ये मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनकोडिंग एंड रिमेम्बरिंग। तो एनकोडिंग एंड रिमेम्बरिंग क्या होता है? एनकोडिंग में हम क्या करते हैं? हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनकमिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्मेट दैट द ब्रेन कैन स्टोर। मतलब कि हम जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे हम बोलते हैं ना कि अपनी लैंग्वेज में याद रखो, मतलब कि उसे हम इजी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि हमारा ब्रेन उसे स्टोर कर सके। हमारा ब्रेन किसी भी जानकारी को तभी स्टोर कर पाएगा जब हम उसे इजी लैंग्वेज में एक्वायर करेंगे, एनकोड करेंगे। ठीक है जी। तो हमने ट्रांसफॉर्म कर दी इंफॉर्मेशन, उस फॉर्मेट में ट्रांसफर कर दी जिससे कि हमारा ब्रेन उसे स्टोर कर सके। ठीक है जी। तो ये ही एनकोड करना होता है। तो टाइप्स क्या क्या हैं? विजुअल, विजुअल को हम इमेजेस के थ्रू मतलब याद रखते हैं चीजों को। अकॉस्टिक क्या है? मतलब चीजों को हम साउंड के थ्रू याद रखते हैं। और सिमेंटिक क्या है? सिमेंटिक जैसे फैक्चुअल चीजें होती है, मीनिंग बेस्ड। तो फैक्चुअल चीजों को जो हम याद रखते हैं वो है सिमेंटिक मेमोरी। ठीक है जी। अभी एग्जांपल्स भी कराते हैं इनके। रिमेम्बरिंग क्या होती है? रिमेम्बरिंग में हम रिट्रीवल ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग नीड। मतलब कि जो भी हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर है उसे हम जब भी हमें जरूरत पड़ती है उसे याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप एग्जाम टाइम में बैठे हुए हो तो एग्जाम टाइम में आपने जो कुछ भी पहले पढ़ा हुआ होगा, एग्जाम टाइम में उस पुरानी सिचुएशन को आप, जो भी आपने पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश करते हो, उसे रिट्रीव करने की कोशिश करते हो। तो ये रिट्रीवल मतलब रिमेम्बर करने की कोशिश करते हो। ठीक है जी। जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम इस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज रिमेम्बरिंग। ठीक है जी। तो रिमेम्बरिंग का एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि हम रिमेम्बरिंग अ कोट, हम कोई भी कोट को याद कर रहे हैं। हमने कोट पढ़ा हुआ है उसे हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। मतलब कि पहले से ही कोट जो ये इंफॉर्मेशन है हमारे दिमाग में स्टोर है और इसे हम रिमेम्बर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके थ्रू? बाय विजुअलाइजिंग द स्पीकर्स फेस। ठीक है। मतलब कि जो भी स्पीकर का फेस होगा उसे विजुअलाइज करके
हम उसके कोट को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो विजुअलाइजिंग द स्पीकर फेस है ना, ये विजुअल मतलब कि इमेजेस के थ्रू याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये विजुअल मेमोरी का एग्जाम्पल है। मतलब इसमें दोनों एग्जाम्पल्स मिक्स हो गए हैं, इंक्लूड हो गए हैं। रिमेम्बरिंग अ कोड रिमेम्बर का एग्जाम्पल है, बाय विजुअलाइजिंग द स्पीकर्स फेस मतलब विजुअलाइजेशन के थ्रू हम याद करने की कोशिश करें, तो ये विजुअल मेमोरी का पार्ट है। अब जैसे अकॉस्टिक का भी एक एग्जाम्पल सुना देती हूँ, मैं बता देती हूँ। जैसे कोई पोयम है, उसकी लाइन को आप ट्यून से याद रख रहे हो, पोयम की लाइंस को पोयम की ट्यून से याद रख रहे हो, ठीक है जी, मतलब साउंड से। अकॉस्टिक मेमोरी हमारी साउंड से रिलेटेड होती है, कि आपको जैसे कोई गाना भी अगर आप सुनते हो, तो कई बार गाना याद नहीं आता, तो आप उसकी ट्यून मन मन में ट्यून को बोलने लग जाते हो, तो ट्यून से आपको क्या होता है, वो सॉन्ग याद आ जाता है। मतलब कि किसी भी गाने को या किसी भी पोयम को हम उसकी ट्यून से याद करने की कोशिश करते हैं, तो ये होती है आपकी अकॉस्टिक मेमोरी। सिमेंटिक होती है, जैसे फैक्चुअल चीजों को हम याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो होती है सिमेंटिक। जैसे कि आपने कोई एपिसोडिक, जो एपिसोडिक मेमोरी होती है ना, वो भी इसी का सिमेंटिक का पार्ट होता है। ठीक है जी, मतलब कि आपने किसी की बर्थडे पार्टी है, और आपने ये एक तरह का एपिसोडिक मेमोरी है, किसी का बर्थडे है, आपने किसी का बर्थडे याद करने की कोशिश की, कि क्या क्या हुआ था उसके बर्थडे में, हमने क्या क्या एंजॉय किया था। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी मीनिंग बेस्ड फैक्चुअल चीज हो गई एक तरीके से, तो ये सिमेंटिक का पार्ट है। ठीक है, और जैसे फैक्चुअल में आपका एपिसोडिक भी आ सकता है, और आपका फैक्चुअल में ये भी आ सकता है, जैसे ताजमहल किसने बनवाया, ठीक है, तो ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ताजमहल किसने बनवाया, तो ये भी सिमेंटिक मेमोरी का पार्ट है। ठीक है जी, तो सिमेंटिक आपको समझ आ गया। आई होप आपको ये स्लाइड समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम, टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात कर लेते हैं, सेंसरी मेमोरी की हम पहले बात करते हैं। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? इनिशियल स्टेज होती है ये, दैट होल्ड्स सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को बहुत थोड़े टाइम के लिए ये अपने माइंड में रखती है, ठीक है। सेंसरी मेमोरी में क्या होता है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, उसे बहुत कम समय के लिए, बहुत कम टाइम के लिए अपने दिमाग में रख पाते हैं, तो ये इनिशियल स्टेज है, दैट होल्ड सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रीफली। ठीक है जी, मतलब ये जो मेमोरी होती है, ये हमारे सेंसेस से इमीडिएट सिग्नल को बहुत कम टाइम के लिए पकड़ती है, ठीक है, इमीडिएट सिग्नल को बहुत कम टाइम के लिए पकड़ के रखती है, तो ये है सेंसरी मेमोरी। ठीक है, इसकी कैपेसिटी वेरी लार्ज होती है, कैपेसिटी क्या क्या होती है, बहुत लार्ज होती है, और ड्यूरेशन इसकी बहुत शॉर्ट होती है, वेरी शॉर्ट, मतलब बहुत कम टाइम तक हम अपने दिमाग में रख पाते हैं सेंसरी मेमोरी को। ठीक है जी, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स अभी बाद में देखेंगे, पहले आप इसके टाइप्स देखो, ठीक है। तो सेंसरी मेमोरी के टाइप कौन कौन से हैं? आइकॉनिक, इकोहिक, इकोइक एंड हैप्टिक। आइकॉनिक विजुअल से रिलेटेड है, इकोइक ऑडिटरी से रिलेटेड है, एंड हैप्टिक टच से रिलेटेड है। ठीक है जी, तो विजुअल जैसे मान लो, ये एग्जांपल ही देख लो, ये विजुअल का एग्जांपल है, विजुअल आफ्टर इमेज ऑफ अ स्पार्कलर इन द डार्क। जैसे आपने देखा होगा, आप पटाखा जला रहे हो, तो पटाखा बुझने के बाद उसकी जो लाइट होती है, वो कुछ टाइम तक आपकी आंखों के सामने रहेगी, ठीक है, लगभग लगभग मान लो आधा से 1 सेकंड, आधा से 1 सेकंड तक वो आपकी आंखों के सामने पटाखा मतलब कि स्पार्कलर बुझने के बाद भी वो लाइट आपकी आंखों के सामने रहेगी। तो ये हमारी होती है विजुअल सेंसरी मेमोरी का ये एग्जाम्पल है। ठीक है जी, मतलब कि आधा से 1 सेकंड तक रहती है ये वाली मेमोरी, हमारी विजुअल सेंसरी मेमोरी, ठीक है। इकोहिक में, जैसे इकोहिक भी आपकी लगभग लगभग 3 से 4 सेकंड तक होती है। जैसे आपको कोई वर्ड आपने सुना, और वो वर्ड आपके दिमाग में सुनने के बाद गूंजता रहा, ये 3-4 सेकंड तक। ठीक है, जैसे आप कोई गाना सुनते हो, तो वो गाना आपके मन में, गाना खत्म होने के बाद भी 3-4 सेकंड तक गूंजता रहता है आपके दिमाग में, ठीक है, तो ये इकोहिक सेंसरी मेमोरी का टाइप है। हैप्टिक हमारा टच से रिलेटेड होता है, और ये बहुत कम टाइम तक, इसकी ड्यूरेशन बहुत कम टाइम रहती है, ज्यादा टाइम तक ये हमारी
दिमाग में नहीं रहती। हैप्टिक मेमोरी जो होगी वो टच से रिलेटेड है, बहुत कम टाइम तक, ठीक है? जैसे आपको किसी ने टच किया, तो उसका बहुत लाइट आपको बहुत लाइट फीलिंग हुई, ठीक है? या किसी भी चीज़ से आप टच हुए, बहुत हल्की-सी फीलिंग हुई और बस बहुत कम टाइम मतलब मुश्किल से आधा सेकंड से भी कम। तो ये होती है हैप्टिक सेंसरी मेमोरी का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? कितने टाइम तक ड्यूरेशन क्या होती है? बहुत कम टाइम तक रहती है। इकोहिक की जैसे 3-4 सेकंड तक होती है और आइकॉनिक की आधा से 1 सेकंड तक ही रहती है। आई होप आपको ये मेमोरी के टाइप्स जो इस मेमोरी का टाइप है सेंसरी मेमोरी के भी 3 टाइप्स हैं आइकॉनिक, इकोइक एंड हैप्टिक। ये समझ आ गए होंगे। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल जो दिया था वो विजुअल का ही टाइप था कि पटाखा बुझने के बाद भी अंधेरे में जब हम पटाखा जलाते हैं तो बुझने के बाद भी वो हमारे आंखों के सामने आधा से 1 सेकंड तक उसकी रोशनी रहती है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये मैंने वैसे पढ़ा ही दिया है आपको आइकॉनिक और इकोइक, एक बार और देख लो। आइकॉनिक हमारी विजुअल मेमोरी का पार्ट है, मैंने बताया था आइकॉनिक को विजुअल भी बोलते हैं, ये आधा से 1 सेकंड तक रहती है। ठीक है, इकोइक मेमोरी आपकी ऑडिटरी मेमोरी मतलब सुनने से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड। तो ये 3 या लगभग-लगभग 3-4 सेकंड तक रहती है। और हैप्टिक का भी मैंने बता दिया था, वो बहुत ही कम समय मतलब आधा सेकंड से भी कम टाइम तक रहेगी। ये टच से रिलेटेड होती है, ठीक है? These allow us to experience a smooth and continuous world। ठीक है, ये हमें एक्सपीरियंस देते हैं स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस वर्ल्ड का। एग्जाम्पल के लिए इकोइक मेमोरी जो होती है, इकोइक मैंने समझा दिया था, ऑडिटरी बोलते हैं मतलब साउंड से रिलेटेड। ये हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच स्मूथली। स्पीच को स्मूथली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कौन सी मेमोरी? इकोइक मेमोरी। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, एसटीएम। एसटीएम की बात करें शॉर्ट टर्म मेमोरी की, तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है बहुत कम टाइम तक दिमाग में रहती है। ठीक है, तो होल्ड्स लिमिटेड इन्फो टेम्परेरीली 15 टू 30 सेकेंड्स। मतलब कि कोई किसी भी इंफॉर्मेशन को टेम्परेरीली ही ये होल्ड कर पाती है, मतलब लगभग अबाउट 15 टू 30 सेकेंड्स। 15 से 30 सेकंड तक ही जानकारी को ये किसी भी इंफॉर्मेशन को होल्ड कर पाती है। तो इसलिए हम इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटी क्या है इसकी? 7+2 आइटम्स या फिर 7-2 आइटम्स, मतलब कितने आइटम्स को याद करने की कैपेसिटी है शॉर्ट टर्म मेमोरी की? 7+2 मतलब या तो 9 आइटम्स याद रख पाएगी एक बार में, या फिर 7-2 5 आइटम्स एक बार में याद कर पाएगी, ठीक है? तो इस ये दी किसने थी? मिलर ने दी थी। कब दी थी? 1956 में। ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है और इसकी जो कैपेसिटी बताई थी, ये किसने बताई थी? मिलर ने बताई थी 1956 में। ठीक है जी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है एक्ट एज अ टेम्परेरी होल्डिंग सिस्टम बिफोर एनकोडिंग टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। एलटीएम क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो एक टेम्परेरी होल्डिंग सिस्टम की तरह काम करती है। जब तक हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में किसी भी इंफॉर्मेशन को एनकोड नहीं करते, तब तक शॉर्ट टर्म मेमोरी एक टेम्परेरी होल्डिंग सिस्टम की तरह काम करती है, मतलब जानकारी को बहुत बहुत कम टाइम तक होल्ड करके रखती है, जब तक हम उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में एनकोड नहीं करते, उससे पहले वो शॉर्ट टर्म तक ही इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में होल्ड करके रखती है। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने वन टाइम ओटीपी आपको मिला, आपको ओटीपी याद रखना है, रिसीव ऑन मोबाइल। आपके मोबाइल पे ओटीपी आया। वन टाइम ओटीपी जो होता है, वन टाइम ओटीपी का मतलब है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है? इसे हम जब याद करते हैं, किसी दूसरे को बताना होता है, मान लो 3148, तो अभी आपको सिर्फ 2-4 सेकंड के लिए या 1 मिनट तक याद रहेगा 3148। आपने आगे इसको ट्रांसफर करना हुआ, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम तक आपको याद रहा कि तुरंत की तुरंत आपको किसी को बताना है, तो तुरंत की तुरंत आप बता दोगे। शॉर्ट टाइम तक आपके ब्रेन में रहेगी ये। ठीक है जी, जैसे ओटीपी किसी को बताना हो, शॉर्ट टाइम तक आपके ब्रेन में रहता है। उसके बाद अगर आप इसे रिवाइज नहीं करते, किसी भी चीज़ को अगर आप बार-बार रिवाइज नहीं करोगे,
तो वो चीज़ आप भूल जाओगे, और इसीलिए हम इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। बार-बार रिवाइज़ नहीं हो रही तो शॉर्ट टर्म है। अगर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही बार-बार रिपिटेशन में लाओगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी किस में ट्रांसफ़र हो जाती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती है। किस वजह से होती है? रिपिटेशन की वजह से। अगर आप कोई भी चीज़ जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई, उसे आप रिपीट करते हैं बार-बार, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी चली जाती है। लॉन्ग टाइम तक हमें फिर याद रहती है। ठीक है जी? आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ आई? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब लंबे टाइम तक याद रहेगी, ठीक है? स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन लाइफ टाइम, यहाँ तक कि हमें लाइफ टाइम तक भी याद रहती है। ठीक है? लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकते हैं हम ब्रेन में, लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, यहाँ तक कि पूरे लाइफ टाइम भी हमारे ब्रेन में ये स्टोर रहती है। ये इंफॉर्मेशन को स्टोर रख सकती है। ठीक है जी, इसके 2 मेन टाइप्स होते हैं। मेन टाइप्स 2 हैं, बाकी इनके ये सब टाइप्स हैं। जो इसके अंदर होंगे वो सारे सब टाइप्स हैं। मेन टाइप्स 2 होते हैं कौन-कौन से? एक्सप्लिसिट, जिसे हम डिक्लेरेटिव लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बोलते हैं, एंड इम्प्लिसिट, जिसे हम प्रोसीजरल लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है जी? तो मैंने आपको बताया था सिमेंटिक और एपिसोडिक। ये एक्सप्लिसिट मतलब डिक्लेरेटिव का टाइप है। एक्सप्लिसिट में आपकी एपिसोडिक मेमोरी होती है और सिमेंटिक मेमोरी होती है। ठीक है जी? तो एपिसोडिक को हम इवेंट से याद रखते हैं, और सिमेंटिक जिसमें फैक्ट्स होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था ताजमहल किसने बनाया, ये एक फैक्ट है, तो ये सिमेंटिक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। और जैसे हम किसी की बर्थडे पार्टी याद रख रहे हैं, तो ये एक इवेंट हो गया, मतलब एपिसोड हो गया, एपिसोडिक मेमोरी। तो ये किसी इवेंट की बर्थडे पार्टी या किसी की मैरिज होगी, तो इसे हम एपिसोडिक के थ्रू याद रखेंगे। तो ये दोनों ही आपके एपिसोडिक एंड सिमेंटिक, दोनों ही आपके एक्सप्लिसिट मेमोरी के टाइप्स हैं। अंडरस्टैंड? कि जी आपको एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक्सप्लिसिट लॉन्ग टर्म मेमोरी समझ आई? ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल से और बता देती हूँ। जैसे एपिसोडिक मेमोरी, आपको स्कूल का पहला दिन याद रहता है ना, आप जब फर्स्ट डे स्कूल जाते हो, जब आप छोटे होते हो फर्स्ट डे स्कूल जाते हो, तो आपको अपने स्कूल का पहला दिन याद रहता है, तो वो एक इवेंट है, एपिसोड। ठीक है, तो एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक में जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो ये एक फैक्ट हो गया, तो ये सिमेंटिक का टाइप, सिमेंटिक का एग्जाम्पल है। ठीक है जी? एसी ऑन करना। इम्प्लिसिट में क्या होता है? स्किल्स लाइक साइकिलिंग, टाइंग शूज। ठीक है जी? मतलब कि प्रोसीजरल बोलते हैं, प्रोसीजरल लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो इम्प्लिसिट के अंदर आती है। ठीक है? प्रोसीजरल, ये याद रखना है, इम्प्लिसिट के अंदर ही आती है प्रोसीजरल, प्रोसीजरल लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे कि प्रोसीजर में क्या होता है, ये स्किल से रिलेटेड होती है, जैसे आपने साइकिलिंग सीखी है, तो साइकिलिंग आपका इम्प्लिसिट का एग्जाम्पल है। आपने शूज को टाई करना सीखा, तो ये भी आपका इम्प्लिसिट का एग्जाम्पल है, मतलब आप पूरा प्रोसीजर सीख रहे हो, इसलिए हम इसे प्रोसीजरल लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बोलते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी को हम प्रोसीजरल लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बोलते हैं, मतलब जो भी आप स्किल सीखते हो वो इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है जी? अच्छा जी, एग्जाम्पल दे भी रखा है यहाँ पे, देख लो एग्जाम्पल। रिमेम्बरिंग योर स्कूल डेज, आपको अपने स्कूल डेज याद रहते हैं, तो एपिसोड के थ्रू याद रहते हैं कि जैसे एपिसोड आपके दिमाग में कोई होगा कि पहले हम ऐसे करते थे, पहले हम लंच होने से पहले ही अपना लंच का डब्बा फिनिश कर देते थे, टीचर से छुप के अपना लंच करते थे हम, लंच से पहले ही अपना लंच फिनिश कर लेते थे, टीचर से छुप छुप के खा लेते थे सब एक दूसरे का। ठीक है? तो इस तरीके से कुछ मोमेंट्स ऐसे होंगे स्कूल टाइम में जो आपको अभी तक भी याद आते होंगे, तो वो एक एपिसोड है। एपिसोड के थ्रू आपको वो सारे स्कूल डेज याद रहते हैं, तो ये एक एपिसोडिक मेमोरी का टाइप है। एपिसोडिक किसका पार्ट है? एक्सप्लिसिट मेमोरी का पार्ट है। ठीक है जी? आई होप आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी समझ आई होगी। तो हम इवेंट्स के थ्रू हम याद रख सकते हैं, या फिर मीनिंग्स के थ्रू, इन डेप्थ जो फैक्चुअल चीजें होती है उसको इन डेप्थ स्टडी करके हम याद रख सकते हैं, कंसेप्ट को समझ के याद रख सकते हैं, फैक्चुअल चीजों को। और इम्प्लिसिट में हम
प्रैक्टिस के साथ, जैसे साइकिल आप रोज 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 चलाओगे तो आप इम्प्लिसिट को भी याद रख सकते हो। और ये कोई डिक्लेरेटिव नहीं होती, ये नॉन डिक्लेरेटिव होती है इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है, जिसे हम प्रोसीजरल भी बोलते हैं। समझ आ गया एस्पिरेंट्स? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मल्टी स्टोर मॉडल। मल्टी स्टोर मॉडल दिया किसने था? एटकिंसन एंड सिफरिन। किसने दिया था? एटकिंसन एंड सिफरिन। ये नेम आपको याद रखने, मल्टी स्टोर मॉडल किसने दिया था? एटकिंसन एंड सिफरिन। ठीक है जी, तो इसके भी तीन कंपोनेंट्स है। टोटल कितने कंपोनेंट्स है? थ्री कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर एंड नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है जी, तो तीन स्टेजेस होती हैं इस मॉडल की, तीन स्टेजेस होती है। फर्स्ट सेंसरी मेमोरी, जो अभी हमने ऊपर तीनों पढ़ी हैं, तो वो तीनों स्टेजेस इसकी होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है जी, मतलब कि फ्लो में काम करता है कि पहले यहाँ जाती है हमारी इंफॉर्मेशन, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, एंड देन लास्ट में लॉन्ग टर्म, जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और हमें लाइफ टाइम तक, लंबे टाइम तक याद रहती है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्स थ्रू अटेंशन एंड रिहर्सल। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है किसके थ्रू? अटेंशन और रिहर्सल के थ्रू। मतलब अगर आप चीजों को फोकस के साथ बार बार चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उसकी रिहर्सल करेंगे, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम द शॉर्ट टर्म मेमोरी टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, मतलब कि इस लाइन का ये मतलब हुआ कि आप बार बार जब अटेंशन के साथ चीजों की रिहर्सल करते हैं, तो वो चीजें, वो इंफॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है जी, तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर भी हो जाती है बिकॉज ऑफ अटेंशन एंड रिहर्सल। ठीक है, तभी इस थर्ड पॉइंट में ये बोला गया है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के गेटवे की तरह काम करती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी के गेटवे की तरह काम करती है, कि मतलब पहले चीजें आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएंगी, और जब आप बार बार उसकी चीजों की प्रैक्टिस करोगे, इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएंगी। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या हुआ? लॉन्ग टर्म मेमोरी का गेटवे हुआ। ठीक है जी, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी के गेटवे की तरह काम करती है। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल, रिपीटिंग अ नंबर सेवरल टाइम्स मूव्स इट टू एलटीएम, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब आप किसी नंबर को रिपीटेडली बार बार उसे प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आपने कोई नंबर है, बार बार उसे याद किया, जैसे 3 2, कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 3214। तो अभी के लिए तो आप भूल जाओगे, लेकिन जब इसे बार 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 रिवाइज करते जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये नंबर आपका शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, आपका जो एटीएम कार्ड है, आप एटीएम से पैसे निकालने जाते होंगे। ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम पैसे निकालने जाते हो एटीएम से, तो आपको वो चार नंबर्स का कोड याद नहीं होता। फिर सेकंड टाइम पैसे निकालने जाते हो, तब भी 4 नंबर का कोड याद नहीं रहता। लेकिन जब एक ही नंबर को आप बार बार यूज कर लेते हो, 5-6 बार एटीएम से पैसे निकाल लेते हो सेम कोड का यूज करके, तो आपको अपना वो एटीएम नंबर याद हो जाता है। ठीक है जी, ये मेरा एटीएम नंबर नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि हमारी लॉटरी लग गई, मैडम का एटीएम नंबर पता चल गया, ये मैंने ऐसे ही बोला है बस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिया है। तो किसी भी नंबर को आप बहुत लंबे टाइम तक रिपीटेडली प्रैक्टिस में लाएंगे, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है। समझ आ गया ये आपको एटकिंसन एंड सिफरिन का मल्टी स्टोर मॉडल? आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत डीपली मैंने समझाया है। ठीक है, अब कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए इसमें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी दी किसने थी? क्रैक एंड लॉकहार्ट ने दी थी। कब दी थी? 1972 में। क्रैक एंड लॉकहार्ट कब दी थी? 1972 में। मेमोरी रिटेंशन डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, नॉट स्टेजेस।
कि जो मेमोरी हमें याद रहती, मेमोरी में कोई भी चीज रिटेन रहती है, कोई भी चीज हमें याद रहती है, वो किस पे डिपेंड करती है? प्रोसेसिंग की डेप्थ पे डिपेंड करती है, ना कि स्टेजेस पे। कि मतलब हमने किसी भी प्रोसेस को कितना डीपली समझा है। स्टेजेस से याद नहीं रहेगा, बल्कि हमने किसी भी चीज को कितना डीपली समझा है, उस पे डिपेंड करती है हमारी मेमोरी रिटेंशन। ठीक है, कि कितनी गहराई से हमने चीजों को समझा है। इसके भी टू टाइप्स हैं प्रोसेसिंग के, एक सैलो प्रोसेसिंग होती है एंड एक डीप प्रोसेसिंग होती है। सैलो प्रोसेसिंग, जैसे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो, जैसे आपने कोई चैप्टर रीड किया, उसे आपने ऊपर ऊपर से रीड कर लिया बिना समझे ही, तो वो आपकी वीक मेमोरी में जाएगा। ठीक है, मतलब कम टाइम तक याद रहेगी वो चीज, अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो वो सैलो प्रोसेसिंग होती है। लेकिन आप डीपली किसी चीज को पढ़ोगे, डीप प्रोसेसिंग, आप कंसेप्ट के थ्रू पढ़ोगे, आप पूरा अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, रोट रोट नहीं करेंगे, क्रैम नहीं करेंगे चीजों को, रट्टा नहीं मारेंगे, और समझ के चीजों को करेंगे डीप प्रोसेसिंग, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी और आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी चीजें। तो वो, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग मेमोरी में जाएंगी वो। ठीक है, तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी हो जाएगी डीप प्रोसेसिंग के थ्रू। मेमोरी कैसी हो जाती है? स्ट्रॉन्ग। अगर सैलो प्रोसेसिंग होगी तो मेमोरी कैसी होती है? वीक, मतलब कम टाइम तक याद रहती है, और डीप प्रोसेसिंग में चीजें हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग लीड्स टू बेटर रिटेंशन देन रोट लर्निंग। तो यही है कि जो हम रट्टा मार के कुछ भी चीज सीख रहे हैं, उससे बेटर होता है कि हम लर्निंग कैसी करें? मीनिंगफुल, मतलब अच्छे से समझ के, पूरे मीनिंग के साथ कंसेप्ट को समझते हुए हम चीजों को रिटेन करने की कोशिश करें, तो वो बेटर तरीका होता है रोट लर्निंग से। ठीक है, तो रोट लर्निंग से ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा है? मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है, मतलब कंसेप्ट को समझ के आप याद कर रहे हैं। तो डैट मीन्स आपको सैलो प्रोसेसिंग नहीं करनी है। आज से ही सुन लो सभी बच्चे। आप कहते हो ना हमें चीजें याद नहीं रहती, क्योंकि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो, ढंग से समझ के नहीं पढ़ते। आपको डीप प्रोसेसिंग करनी है, आपको अपनी मेमोरी स्ट्रांग बनानी है। ठीक है जी, तो कौन कौन अपनी आज से चीजों को डीप प्रोसेसिंग के साथ लर्न करने की कोशिश करेगा, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, अपने अपने नाम लिखना, कौन कौन, कमेंट बॉक्स में नेम लिखना सभी बच्चे अपने, कि कौन कौन आज से डीप प्रोसेसिंग के थ्रू लर्न करने की कोशिश करेगा, ना कि सैलो प्रोसेसिंग के थ्रू। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड निमोनिक टेक्निक्स। आपने सुना भी होगा, कई सारी वीडियोस भी आई हुई हैं यूट्यूब पे निमोनिक्स पे। निमोनिक्स मतलब ट्रिक्स होती हैं याद करने की। अब हम हर चीज, तो इंसान है, हम कोई कंप्यूटर नहीं है जो हर चीज स्टोर कर पाए। तो हम सारी चीजों को, अंडर द सन बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि आप उन्हें रिटेन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं? निमोनिक टेक्निक्स का यूज करते हैं, ताकि हमें चीजें याद रहें। ठीक है जी, अभी आप समझ जाएंगे निमोनिक टेक्निक्स कैसी होती है। ये ट्रिक्स होती है जिनके थ्रू हम चीजों को याद करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग इन्फो हेल्प्स इन बेटर स्टोरेज एंड रिकॉल। तो जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करते हैं और फिर रिकॉल करते हैं, तो हमें, मतलब रिट्राइव करने में हेल्प होती है। कोई भी चीज को रिमेम्बर करने में, रिकॉल करने में हेल्प हो जाती है, अगर हम चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से अपने माइंड में रखते हैं तो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या हेल्प करती है? ऑर्गेनाइजिंग इन्फो, जो भी ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज तरीके से आप दिमाग में रखते हैं, वो हेल्प करती है बेटर स्टोरेज में और रिकॉल में। ठीक है, आपके दिमाग में स्टोर अच्छे से रहेंगी, लंबे टाइम तक स्टोर रहेंगी, और आप उसे टाइम, जरूरत पड़ने पर, टाइम पड़ने पर आप रिकॉल भी कर पाएंगे। ठीक है जी, निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होती है? ये मेमोरी एड्स होती है, मतलब कुछ ट्रिक्स होती है याद करने की, जैसे एक्रोनिम्स, राइम्स, विजुअलाइजेशन। जैसे आपने, मैं बता देती हूँ, जैसे आपने विबग्योर पढ़ा होगा, साइंस की बुक में पढ़ा होगा ना विबग्योर। सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। जब आप रेनबो के कलर याद करते हो सीक्वेंस में, तो आप ये ट्रिक बना लेते हो। ठीक है, तो एक निमोनिक टेक्निक है कि आप रेनबो के कलर्स को विबग्योर से याद रखते हो। मतलब आर फॉर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रीन, बी ब्लू, आई इंडिगो,
एंड वी वायलेट। ठीक है जी। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे याद रखते हैं। तो ये एक निमोनिक टेक्निक है, ये आपने एक्रोनिम के थ्रू याद कर लिया, विबग्योर। ठीक है जी। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं। और जैसे एक चीज और देख लो, यहाँ एक और एग्जांपल दे रखा है चंकिंग के थ्रू। ये भी एक निमोनिक टेक्निक है, चंकिंग, कि आपने लार्ज इंफॉर्मेशन को ब्रेक कर लिया स्मॉलर यूनिट्स में। ठीक है। जब आप लार्ज इंफॉर्मेशन को छोटी छोटी यूनिट्स में, मतलब चंक्स में ब्रेक कर देते हो, तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहते हैं। जैसे फोन नंबर मान लो किसी का है 8275। मैं एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ। 10 वर्ड्स, 10 नंबर्स का होता है ना। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए आप, ठीक है। तो ये 10 नंबर्स का मैंने कोई भी, 10 डिजिट्स का कोई भी मैंने नंबर ले लिया है। तो आपने इस पूरे नंबर को चंक्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। चंक्स में ब्रेक कर दिया, तो अब वैसे तो आपको ये नंबर याद नहीं रहता, लेकिन जब चंक्स में आप नंबर को ब्रेक कर देते हो तो आपको नंबर याद हो जाता है। तो ये भी एक निमोनिक टेक्निक्स है। ठीक है। अब जैसे होम्स है, जो ये ग्रेट लेक्स के नाम आप याद रखते हो, किसके थ्रू याद रखते हो? होम्स के थ्रू याद रखते हो। एक सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है। जैसे मान लो अमेरिका के 5 ग्रेट लेक्स, ये ग्रेट लेक्स के नाम हैं, किसके हैं? ये अमेरिका के हैं। अमेरिका के 5 ग्रेट लेक्स हैं। उनको आपने एक ये टेक्निक ट्रिक बना ली कि आप होम से याद रखोगे। ठीक है। तो एक ट्रिक है कि आपको होम से याद रखनी है अमेरिका के 5 ग्रेट लेक्स, जिसमें H फॉर ह्यूरोन, O फॉर ऑन्टेरियो, M फॉर मिचिगन, E फॉर एरी, S फॉर सुपीरियर। ठीक है। ये पांचों ग्रेट लेक्स के नाम है अमेरिका की। ठीक है। ह्यूरोन, ओंटारियो, एक्सेट्रा। तो ये भी एक होम्स क्या है, ये एक निमोनिक टेक्निक है कि आपने ट्रिक के थ्रू याद कर लिया। तो वैसे तो आपको पांचों लेख याद नहीं होती, लेकिन आप होम्स अपने माइंड में रखोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे। तो ये कुछ निमोनिक टेक्निक्स हैं जो आपको, जिसके थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। ठीक है जी। आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड निमोनिक का बेनिफिट समझ आ गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि निमोनिक का और ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट क्या होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका फॉरगेटिंग थ्योरीज। फॉरगेटिंग थ्योरी में जैसे फर्स्ट है आपकी डीके थ्योरी, कि मेमोरी फेड होने लगती है विद टाइम इफ अनयूज्ड। अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, यूज में नहीं लाएंगे, तो आपकी मेमोरी से वो फेड अप होने लगेगी। ठीक है। मतलब कि आप भूलने लग जाओगे। डीके थ्योरी, जैसे आप, कोई फोन नंबर है, अगर उस फोन नंबर का बार बार यूज नहीं हो रहा, तो वो आपकी मेमोरी से फेड होने लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस थ्योरी, कि ओल्ड और न्यू इंफॉर्मेशन डिसरप्ट रिकॉल। मतलब कि जो ओल्ड और न्यू इंफॉर्मेशन है ना, वो आपस में टकराती हैं, डिसरप्ट करती हैं एक दूसरे को। जैसे कि आप जब नया पासवर्ड याद करते हो, आपका एक पुराना पासवर्ड है, एक नया पासवर्ड जो अभी आपने नया नया बनाया होता है, तो अब आपको नया पासवर्ड याद रहता है। जैसे मोबाइल में ही आप पासवर्ड फीड करते हो, तो जब आप नया पासवर्ड फीड कर लेते हो, तो अब आपको नया याद रहता है और पुराना आप भूलने लगते हो। ठीक है। मतलब कि ओल्ड और न्यू इन्फॉर्मेशन क्या कर रही है, आपस में टकराती है। ठीक है। तो ओल्ड और न्यू इन्फॉर्मेशन डिसरप्ट रिकॉल, कि जब आप नया पासवर्ड याद कर रहे हो, तो पुराना आप यूज में नहीं आ रहा वो, तो पुराना आप भूलने लग जाते हो। तो यह इंटरफेरेंस थ्योरी। नेक्स्ट है रिट्रीवल फेलियर। रिट्रीवल फेलियर क्या होता है? इनएबिलिटी टू एक्सेस स्टोर मेमोरी।
कि मतलब कि आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन तो है, आपकी मेमोरी में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर तो है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही। इनएबिलिटी टू एक्सेस स्टोर्ड मेमोरी। दिमाग में स्टोर है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है और आपको याद भी है। जैसे आप कई बार बोलते हो ना कि अरे यार मुझे याद है ये चीज, ये टॉपिक मुझे याद है, लेकिन बस मुंह पे नहीं आ पा रहा, मेरे दिमाग में चल रहा है लेकिन जबान पे नहीं आ रहा, मुझे याद है। क्या ऐसे बोलते हो ना आप, तो रिट्रीवल फेलियर है वो। कि आपको याद भी होता है, आपकी मेमोरी में स्टोर भी रहता है, लेकिन वो बाहर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो बाहर नहीं निकल पा रही। तो ये रिट्रीवल फेलियर हो गया कि आप उस चीज को रिकॉल नहीं कर पा रहे, रिकॉल करने में फेल हो गए हो, रिट्रीवल फेलियर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है टिप ऑफ द टंग फिनोमिना। ठीक है, टिप ऑफ द टंग फिनोमिना, इसमें आपका रिट्रीवल फेलियर हो गया है। समझ आ गया जी? नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपकी मेटा मेमोरी। मेटा का मतलब जहां भी आपको ये वर्ड दिख जाए ना मेटा, तो समझ जाना ये जो वर्ड होता है ना मेटा, वो खुद से रिलेटेड होता है, मतलब ओन, अपनी खुद की चीजों से रिलेटेड होता है। तो मेटा मेमोरी खुद की मेमोरी, खुद की मेमोरी से रिलेटेड है। कि हम अपनी खुद की मेमोरी की खुद की जो मेमोरी के अंदर जो भी एबिलिटीज है, हमारी मेमोरी एबिलिटीज है, हमारे अंदर उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, हम अपनी खुद की मेमोरी को कितना समझ पाते हैं। कि दैट मीन्स कि जैसे मान लो आपको किसी दूसरे तरीके से याद होता है, किसी और पर्सन को किसी दूसरे तरीके से याद होता है, किसी को जोर जोर से बोल के याद होता है, किसी को मन मन में याद होता है, किसी को ट्रिक्स के थ्रू याद होता है, निमोनिक्स के थ्रू याद होता है। ठीक है जी, तो सबकी मेमोरी पावर अलग अलग होती है। तो हर कोई इंसान अलग है, सबकी मेमोरी अलग अलग होती है। अब हर कोई इंसान अपनी खुद की मेमोरी को अगर समझ पाए, कि जैसे मुझे जोर जोर से बोल बोल कर याद होता है, उस इंसान ने अपनी मेमोरी स्किल को, मेमोरी एबिलिटी को समझ लिया, तो मतलब वो क्या हो गई, मेटा मेमोरी, कि अपनी खुद की मेमोरी की समझ होना कि हमें किस तरीके से याद होता है। ठीक है, तो वो है मेटा मेमोरी। तो क्या हो जाएगा, अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ वंस ओन मेमोरी एबिलिटीज, कि अपनी खुद की मेमोरी एबिलिटीज से अवेयर होना और उसकी नॉलेज रखना। ठीक है, अपनी खुद की मेमोरी से, ताकि हम इन फ्यूचर और भी अच्छे से कोई भी चीज को लर्न कर पाए और वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। ठीक है, अगर आपको ये ध्यान रखना, अगर आपके पास मेटा मेमोरी अच्छी है, मतलब आप खुद की मेमोरी को अच्छे से आप खुद की मेमोरी के लिए अवेयर हैं, आप खुद की मेमोरी को समझ पा रहे हैं कि हमें किस तरीके से याद होता है, तो ये बहुत हेल्प करती है आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखने की। ठीक है जी, तो ये मेटा मेमोरी किस में हेल्प करती है, प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में, इवेल्युएटिंग मेमोरी टास्क में, अपने मेमोरी टास्क को इवेल्युएट करने के लिए, कोई किसी भी चीज को मॉनिटर करने के लिए और प्लानिंग बनाने के लिए। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स एंड सेल्फ असेसमेंट। तो ये इम्पोर्टेंट होती है स्टडी टेक्निक्स को इफेक्टिव बनाने के लिए और सेल्फ असेसमेंट के लिए। मेटा मेमोरी, हम अपनी सेल्फ असेसमेंट अच्छे से कर पाते हैं, अपनी स्टडी टेक्निक्स को भी इफेक्टिव बना पाते हैं मेटा मेमोरी की। एग्जाम्पल के लिए, नोइंग योर रिकॉल बेस्ट व्हेन यू रिवाइज अलाउड। मतलब जैसे आपको पता है, मान लो ये एक कोई इंसान है और उसे बहुत अच्छे से पता है कि आप रिकॉल कैसे कर पाएंगे, उसे ये चीज पता है कि हम रिकॉल तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हम जोर जोर से बोल के रिवाइज करें। ठीक है, जब हम जोर जोर से बोल के याद करेंगे तभी हमें रिकॉल रह पाएगा, तभी हमें एग्जाम टाइम में रिमेम्बर रह पाएंगी चीजें। ठीक है, तो ये एक मेटा मेमोरी होगी कि खुद की मेमोरी को कोई भी इंसान अच्छे से जानता है कि मुझे किस तरीके से याद होगा। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, एमनीजिया की बात कर लेते हैं। तो एमनीजिया एक भूलने की बीमारी होती है। कई लोग जैसे चीजों को रख के भूल जाते हैं, आप कहीं अपनी कोई चीज रख के भूल गए हो तो वो एमनीजिया है। कभी कभी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार ये प्रॉब्लम चल रही है कि आप चीजों को रख के भूल रहे हैं, या फिर आप जैसे कई लोग होते होंगे गैस पे सब्जी रख के भूल जाते हैं, और रोज रोज ही ये चीज हो रही है कि हम चीजों को भूल जा रहे हैं, कि पैसे रख के कहीं भूल गए हैं, कोई अपनी चीज, कोई भी चीज रख के कहीं भूल गए हैं।
तो अगर एक आध बार ये चीज हो रही है तो एमनीजिया नहीं है, लेकिन रोज रोज ऐसी चीज हो रही है कि आपको रोज ही भूल रहे हो चीजों को, रोज ही भूलने की बीमारी लग रही है, तो उसमें उसे हम एमनीजिया बोलते हैं। ठीक है जी। तो एमनीजिया भी टू टाइप्स की होती है, एक एंट्रोग्रेड एमनीजिया और एक रेट्रोग्रेड एमनीजिया। ये दोनों टर्म्स को समझ लो अच्छे से, एंट्रोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड। एंट्रोग्रेड एमनीजिया में क्या होता है, कांट फॉर्म न्यू मेमोरीज, जिसे हम पोस्ट ट्रॉमा भी बोलते हैं, कांट फॉर्म न्यू मेमोरीज, कि मतलब हमें नई चीजें याद नहीं रहती, नई चीजें हम अपनी मेमोरी में नहीं रख पाते। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक्सीडेंट हुआ किसी का, और उसे एक्सीडेंट के बाद नए नाम याद नहीं हो पा रहे। एक्सीडेंट के बाद मतलब उसे, उसके दिमाग में ऐसी बीमारी लग गई भूलने की कि अब उसे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बताओगे तो उसे नई इन्फॉर्मेशन याद करने में दिक्कत आएगी, उसे नई चीजें याद नहीं हो पाएंगी। ठीक है। तो एंट्रोग्रेड एमनीजिया क्या है कि एक्सीडेंट के बाद हमें नई चीजें याद नहीं हो पा रही। ठीक है। और रेट्रोग्रेड में क्या है कि जैसे कांट रिमेम्बर पास्ट मेमोरीज, इसे हम प्री ट्रॉमा भी बोलते हैं, प्री ट्रॉमा। जैसे मान लो एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट से पहले की चीजें हमें याद नहीं आ रही, हमारे पास्ट की चीजें हम सारी भूल गए हैं, एक्सीडेंट हुआ और दिमाग पे ऐसा असर हुआ कि हम अपनी पिछली सारी चीजें पास्ट की सब भूल गए हैं, तो वो रेट्रोग्रेड एमनीजिया है। तो एंट्रोग्रेड में क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के बाद जो भी चीजें, उसे नई चीजें बताई जा रही है, नई चीजें याद नहीं हो रही। और रेट्रोग्रेड एमनीजिया में क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के बाद पास्ट का सब भूल गए, पुरानी चीजें याद नहीं आ रही। ठीक है। तो बाद की, फ्यूचर की बात होगी, नई चीजें याद नहीं आ रही तो पोस्ट ट्रॉमा। और अगर पास्ट की बात हो रही है तो प्री ट्रॉमा, पास्ट की चीजें याद नहीं आ रही तो प्री ट्रॉमा, पोस्ट की चीजें याद नहीं हो रही, बाद की चीजें तो पोस्ट ट्रॉमा। ठीक है जी। रीजन क्या क्या है इसके, एंट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड एमनीजिया के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ब्रेन इंजरी हो जाए, ठीक है, जैसे दिमाग पे कोई चोट लग जाए, ट्रॉमा हो जाए किसी चीज का, या डिसीज हो जाए, डिसीज लाइक एल्जीमर, एल्जीमर टाइप की जैसे डिसीज हो जाए। एल्जीमर एक टाइप की डिसीज होती है जिसे हम बोलते हैं भूलने की बीमारी, किसी को भूलने की बीमारी लग जाए। वैसे तो एमनीजिया भी हमारे भूलने की बीमारी ही होती है, लेकिन एल्जीमर क्या होती है, एल्जीमर भी भूलने की बीमारी का एक टाइप है। ठीक है। जैसे इसमें हम तीन स्टेजेस में मैं आपको समझा देती हूँ एल्जीमर क्या होती है। इसमें अर्ली स्टेज, एल्जीमर तीन स्टेजेस, एक अर्ली स्टेज होती है, एक मिडल स्टेज एंड एक लेटर स्टेज होती है। ठीक है जी। अर्ली स्टेज में, इसके अर्ली स्टेज में क्या होता है कि हमें शुरू में, हम शुरुआत में क्या होती है, थोड़ी थोड़ी चीजें भूलने लग जाते हैं। ठीक है। जैसे कहीं छोटी मोटी चीज रख के भूल गए, तो वो अर्ली स्टेज है। मिडल स्टेज में क्या होता है कि हमें रोज के ही कामों को करने में प्रॉब्लम आ रही है, रोज के काम ही नहीं कर पा रहे, हम बार बार भूलने लग रहे हैं, तो वो मिडल स्टेज पे पहुंच जाते हैं हम। फिर लेटर स्टेज में क्या होते हैं कि हमें बोलने में ही दिक्कत होने लगती है, जैसे इंसान हकलाने लगता है क्योंकि चीजें उसे याद ही नहीं रह रही, तो वो बिल्कुल बाद की स्टेज है कि हमें बोलने में भी दिक्कत हो रही है, हमें चलने में भी दिक्कत हो रही है, हमें किसी को पहचानने में भी दिक्कत हो रही है, हम किसी बंदे को पहचान भी नहीं पा रहे, तो वो बिल्कुल लास्ट स्टेज आ जाती है। तो ये एल्जीमर की थ्री स्टेज है। वैसे ये भूलने की बीमारी का ही एक नाम है, एल्जीमर, और इसकी ये तीन स्टेजेस होती है। क्या जी, इस एल्जीमर में क्या होती है, हमारी ब्रेन सेल जो होती है श्रिंक करने लगती है, सिकुड़ने लगती है। ठीक है जी। तो ब्रेन सेल सिकुड़ने की वजह से हमें ये बीमारी हो जाती है एल्जीमर। बार बार जो भूलने की बीमारी होती है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों की पहचान करने में प्रॉब्लम आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, वर्ड्स को ढूंढने में दिक्कत आ रही है, हम वर्ड्स को भी नहीं ढूंढ पाते कि क्या बोले। ठीक है। मूड हमारा चेंज हो रहा है, बार बार हमें इरिटेशन हो रही है किसी चीज से, हमें डेली के काम करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है। तो ये एल्जीमर के सिम्टम्स हैं। एल्जीमर एक तो जेनेटिक भी हो सकता है, या फिर आपकी एज 60 से ऊपर हो गई है तब भी एल्जीमर हो सकता है, और अगर ब्रेन प्रोटीन इम्बैलेंस हो जाए तब भी अल्जीमर हो सकता है, या फिर आपकी कोई लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसीज भी हो सकती है, या आप ब्रेन की एक्टिविटीज ही नहीं करते, आप का ब्रेन बिल्कुल ऐसे तो बंद ही हो जाएगा, आप डेली एक्टिविटीज ब्रेन से रिलेटेड नहीं करोगे तो वो भी अल्जीमर का एक रीजन हो सकता है। क्या जी।
अब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया अल्जीमर, आपको आई होप समझ आ गया होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने की एक बीमारी का ही, इट्स अ पार्ट ऑफ डिसीज ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने की बीमारी का ही एक पार्ट है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये मैंने समझाई दिया, आफ्टर एन एक्सीडेंट पर्सन कांट रिमेम्बर इवेंट्स फ्रॉम लास्ट ईयर, कि एक्सीडेंट के बाद कोई इंसान है, कोई पर्सन है, वो पिछले साल की बातों को याद नहीं कर पा रहा है, मतलब पुराना भूल गया है, वो पास्ट चीजें भूल गया है, पिछले साल की चीजें भूल गया, मतलब पास्ट चीजें भूल गया। किसका एग्जाम्पल है? पास्ट चीजें, मैंने बताया था पास्ट चीजें भूल जाता है, तो ये प्री ट्रॉमा का एग्जाम्पल है। दैट मीन्स रेट्रोग्रेड एमनीजिया है ये। ठीक है जी, रेट्रोग्रेड एमनीजिया। एमनीजिया आपको अच्छे से समझ आ गए? आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, निमोनिक टेक्निक्स। तो आगे के लिए यही एडवाइस है, ये चैप्टर सिर्फ यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि मैं कह रही हूँ सभी को देखना चाहिए, क्योंकि जो लोग कहते हैं हमें चीजें याद नहीं रहती, भूल भूल जाते हैं हम, बार बार भूलने की बीमारी है, चीजें याद नहीं कर पा रहे बार बार, तो निमोनिक्स टेक्निक्स बताई हैं, आप निमोनिक्स के थ्रू चीजों को याद रखिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कीजिए, आप बार बार रिपीटेशन में लाएंगे, कोई भी चीज को यूजेबल फॉर्मेट में लाएंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, निमोनिक निमोनिक टेक्निक्स यूज करेंगे, जैसे विबग्योर का मैंने एग्जांपल दिया था, होम्स का मैंने एग्जांपल दिया था। निमोनिक टेक्निक्स का यूज करेंगे, विजुअलाइजेशन के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे, जैसे किसी की पिक्चर को याद करके, किसी सिचुएशन को याद करके, किसी इवेंट को याद करके चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बिल्कुल चीजें याद होंगी, कभी आप भूलेंगे नहीं। और आप रोट प्रोसेसिंग के थ्रू नहीं, बल्कि चीजों को मीनिंगफुल तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे, इन डेप्थ याद करेंगे, कंसेप्ट को समझ के याद करेंगे, तो बिल्कुल आपको चीजें याद होंगी। तो मेमोरी का ये चैप्टर पढ़ाने का मकसद सिर्फ यूपीएससी बच्चों के लिए नहीं है, यूपीएससी वालों के लिए, बल्कि ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। तो हर एक एज ग्रुप के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कि आप चीजों को कैसे याद रख सकते हो। तो memory chapter is very important not only for your यूपीएससी preparation but also for your daily life। ठीक है जी। नेक्स्ट PYQs डिस्कस कर लेते हैं यूनिट 7 के। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन्स द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी विद एग्जांपल्स। तो आपको सारे मॉडल ऑफ मेमोरी करवा दिए हैं, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी सब कुछ कराया हुआ है, एग्जांपल्स भी सारे मैंने रियल लाइफ बताए हुए हैं। और आप भी कोशिश करें कि एग्जाम में रियल लाइफ एग्जांपल्स का ही यूज करें, ताकि आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में आसानी हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो इसमें भी देखो क्या बोल दिया, रियल लाइफ एग्जांपल से समझाओ कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहले कंपैरिजन करनी है, और उसके बाद कंट्रास्ट मतलब डिफरेंशिएट करना है। ठीक है जी, करा दिया है सब कुछ मैंने। क्वेश्चन 3 है डिस्कस द मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी, आपको ये भी समझाया है मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी। क्वेश्चन 4 है डिफाइन एंड एक्सप्लेन मेटा मेमोरी विद एग्जांपल्स। मेटा मेमोरी सेल्फ से रिलेटेड होती है, खुद की मेमोरी को समझना, ये भी आपको मैंने करवा दिया है। डिफाइन करना और इसको एक्सप्लेन करना है विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है, रियल लाइफ आप कोशिश करो कि रियल लाइफ एग्जांपल्स ही अपने आंसर्स में डालो आप। ठीक है जी। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर प्रैक्टिस करने हैं आपको कितने वर्ड्स में जी? 200 वर्ड्स में। सभी क्वेश्चंस के आंसर प्रैक्टिस करने हैं 200 वर्ड्स में। और आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब आप तैयारी कर रहे हो तो इतना तो अभी तक आपको पता लग ही गया होगा किस स्ट्रक्चर में हम लिखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन मेन बॉडी, एंड लास्ट में कंक्लूजन। इस फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। और आप कोशिश करें, साइकोलॉजी में देखो एज सच वैसे तो कोई डायग्राम इतना कोई खास होता नहीं है, लेकिन आप इस सब्जेक्ट्स में अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं फ्लो चार्ट बना के करने की। ठीक है, अगर आप इस वाली साइकोलॉजी ऑप्शनल जिसने भी लिया है, अगर आप फ्लो चार्ट बना के अपने आंसर्स को लिखे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे मान लो यही आ गया STM एंड LTM, तो STM LTM या तो आप ऐसे बॉक्स बना के इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है जी। तो एक तरफ आप STM शॉर्ट टर्म मेमोरी को बता सकते हो, एक एक साइड में लॉन्ग टर्म मेमोरी को बता सकते हो। तो इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में भी कर सकते हो। या STM LTM, यहाँ STM लिखा बॉक्स के अंदर, यहाँ बॉक्स के अंदर LTM लिखा,
फिर इसकी सारी डिटेल्स लिख दी ऐसे फ्लो चार्ट बना के, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। उसके बाद लॉन्ग टर्म की ऐसे सारी डिटेल्स बना दी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो कोशिश करें कि आप फ्लो चार्ट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, और रियल लाइफ एग्जांपल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। ठीक है जी। तो 300 मार्क्स भी अगर आप ले आए ना इस ऑप्शनल में, तो बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं 300 मार्क्स। नेक्स्ट, तो यह आज की वीडियो में बस इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी यूनिट 8। यूनिट 8 हमारी चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट का, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 8 पढ़ाएंगे, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा बच्चों, थिंकिंग के टाइप्स इंक्लूड होंगे, डिसीजन मेकिंग एंड बैरियर्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या रुकावटें आती हैं, किन वजह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, मतलब और भी माइनर टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। तो ये सारा यूनिट, ये पूरी यूनिट, कंप्लीट यूनिट नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगी विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड पीवाईक्यू, सब कुछ कवर होगा। सो अगर आप पूरा सिलेबस करना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, एंड लाइक्स भी कीजिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर किसी ने यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल लिया हुआ है तो उसे शेयर जरूर करें बच्चों, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, उन बच्चों की भी हेल्प करने में कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि जो हेल्प करता है ना भगवान उसे और भी ज्यादा देते हैं। ठीक है जी। तो आप सभी बच्चों की हेल्प करें, उन्हें शेयर करें वीडियो। तो अगर आप उनकी हेल्प करेंगी तो हो सकता है आपको, आप सभी बच्चे अगर उनकी भी हेल्प करेंगे तो हो सकता है आपके और ज्यादा अच्छे मार्क्स आए। ठीक है जी। तो बी हेल्पफुल। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इस मेमोरी चैप्टर में सबसे अच्छा टॉपिक आपको कौन सा लगा, और ये आपकी डेली लाइफ के लिए भी यूजफुल है या नहीं है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करके लिखना। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।